अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो इट वाज ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी। हमने पढ़ा था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या, ये क्या रोल प्ले करता है, ये इसके क्या फंक्शंस हैं सोसाइटी में, ये किन की हेल्प करता है। तो हमने देखा था कि ये उनके लिए स्पेशली है क्लिनिकल साइकोलॉजी जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, जिनके नेगेटिव इमोशंस हैं या जो डिप्रेशन एंजाइटी से डील करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं कि स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स के लिए किस तरह हेल्प करता है। मीनिंग कि जिनको स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं और जिनको हियरिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ये उनकी किस तरह हेल्प करता है। मतलब कि इसको हम आज ऑडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ लिंक करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इसमें देखते हैं। Before knowing about role of clinical psychology in speech and hearing disorders, we need to know what are speech disorders and what are hearing disorders. मोस्टली हम क्या करते हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स को मिक्स करते हैं। हम समझते हैं कि एक ही है, इट जस्ट दैट टर्म्स डिफरेंट है, वर्ड्स डिफरेंट यूज़ हुआ। ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पीच डिसऑर्डर्स डिफरेंट है, हियरिंग डिसऑर्डर्स डिफरेंट हैं, दोनों के कॉजेज़ डिफरेंट हैं, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग देखते हैं कि ये किस तरह डिफरेंट है। सबसे पहले स्पीच डिसऑर्डर्स हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली, जिसमें जिस बोलने में प्रॉब्लम होती है, साउंड की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, स्पीच की आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। इसमें यह होता है कि हियरिंग तो ठीक होती है, ठीक है, आउटर मिडल इनर्स वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलरली उस एरिया में जहाँ पर स्पीच सिग्नल्स रिसीव होते हैं। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ स्पीच की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लें स्टटरिंग। स्टटरिंग में क्या होता है कि जिसको भी स्टटरिंग होती है उसका क्या होता है, स्पीच में गैप्स आ जाती हैं, वो बार बार वर्ड्स को रिपीट करता है, सेंटेंसेस को क्लियरली नहीं बोल सकता, सेंटेंसेस के बीच में गैप्स ले लेता है। ठीक है, ये होता है, मतलब ये कि हियरिंग उसकी ठीक है, इट्स जस्ट दैट उसकी स्पीच फॉर्मेशन में या साउंड फॉर्मेशन में या बोलने में उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, जबकि हियरिंग डिसऑर्डर्स हियरिंग लॉस की वजह से होता है। जब हियरिंग लॉस होता है तो क्या होता है, स्पीच कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती, बोल नहीं सकते, लैंग्वेज डेवलप नहीं होता, लैंग्वेज की फॉर्मेशन नहीं होती। तो हियरिंग डिसऑर्डर्स इस तरह स्पीच डिसऑर्डर से डिफरेंट है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। स्पीच डिसऑर्डर में हियरिंग ठीक होती है, इट्स जस्ट दैट साउंड की फॉर्मेशन और स्पीच की आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। जबकि हियरिंग डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हियरिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, इस इनएबिलिटी टू हियर। और जब हम सुन नहीं सकते तो जब हम स्पीच सुनेंगे नहीं तो हमें स्पीच कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगी, जब स्पीच कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगी तो हम बोल नहीं सकेंगे। ठीक है, हमने देख लिया स्पीच डिसऑर्डर्स क्या है, हियरिंग डिसऑर्डर्स क्या है। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स में क्या रोल प्ले करता है, बेसिकली करता क्या है। तो जो हियरिंग डिसऑर्डर्स होते हैं एंड स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं, कलेक्टिवली ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को स्टेम करते हैं। फॉर एग्जांपल दे लीड टू कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। जिसको भी स्पीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको भी हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या होता है, वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है ना, वो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आप हैं, आप नॉर्मल आप सुनते हैं, आप बोलते भी हैं, और आपके साथ एक है जिसको प्रोफाउंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है, मींस ही इज़ डेफ एंड म्यूट। तो आपके और उसके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, एंड दैट गैप इज़ वाइड। आप मतलब कि आप लोगों को एक दूसरे की समझ नहीं आती, आप स्पेशली अगर आपको साइन लैंग्वेज भी नहीं आती है, अगर आपको साइन लैंग्वेज से कोई वास्ता भी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, अब ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है ना, पर्टिकुलरली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, इन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को असेस करते हैं एंड देन उनकी मैनेजमेंट पर काम करते हैं।
कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स अगेन मैंने बताया था, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ये क्या है? इनएबिलिटी टू रिसीव, सेंड, प्रोसेस एंड कंपेयर वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। ठीक है, ये कलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं बहुत स्पीच के रिसेप्शन पर भी एंड स्पीच के प्रोसेसिंग, बोलना, समझना, नहीं समझना, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस सारे उनको कलेक्टिवली कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये हियरिंग की वजह से भी हो सकता है, ये लैंग्वेज की वजह से भी हो सकता है, ये स्पीच की वजह से भी हो सकता है, या ये ब्रेन में पर्टिकुलरली जो हियरिंग जो है क्या कहते हैं लोकेशंस हैं जहाँ पर हियरिंग प्रोसेस होता है और जो सिग्नल्स हैं वो सेंड होते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम है। ये उन सब का कलेक्टिव टर्म है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में भी रेंज होता है, सेवेरिटी का रेंज फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड, मतलब माइल्ड भी हो सकते हैं ये प्रॉब्लम्स, मॉडरेट भी हो सकते हैं, सेवियर भी हो सकते हैं, प्रोफाउंड भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक हियरिंग डिग्रीज, हियरिंग लॉस के जो डिग्रीज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सेवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, इसी तरह इनमें भी रेंजेस होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्पीच डिसऑर्डर्स के। एंड सॉरी, अगर आप कलेक्टिवली टर्म आप हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो एफेजिया है, ऑटिज़म है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, स्टटरिंग एट्सेट्रा। एफेजिया क्या है? एफेजिया बेसिकली ये एक्वायर्ड एक प्रॉब्लम है जो ब्रेन में होता है किसी इंजरी की वजह से या ट्यूमर की वजह से या स्ट्रोक की वजह से। ये जो है ना जो हमारा स्पीच प्रोसेसिंग जो एरिया है ब्रेन में, ब्रोकर्स एरिया, एनवर्निक्स एरिया, वो डैमेज होता है जिसकी वजह से स्पीच पे इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से जिसको एफेजिया होता है वो बोल नहीं सकता, उसकी जो बोलने की एबिलिटी है वो वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऑटिज़म है, ऑटिज़म बेसिकली ये एंटी सोशल बिहेवियर है, जिसमें जो ऑटिस्टिक होते हैं दे आर एक्सट्रीमली एंटी सोशल, वो बोलते ही नहीं हैं। और इसके भी रेंजेस होते हैं, किसी किसी को माइल्ड होता है, वो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन मोस्टली जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं दे डू नॉट टॉक, मतलब दे डोंट लाइक पीपल इवन, वो लोगों के साथ रहना भी पसंद नहीं करते, ठीक है, बोलना दूर की बात है। उसके बाद क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, ये भी ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। क्लेफ्ट, अगर आप लोगों ने क्लेफ्ट पैलेट को देखा होगा बच्चों को या जिसको है, ठीक है, वो उनका लिप फॉर्म नहीं होता और उनका नाक भी थोड़ा फ्लैट टाइप का होता है, साथ साथ उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होता है और वो क्लेफ्ट की वजह से वो बोल नहीं सकते, उनकी स्पीच सही से फॉर्म नहीं होती। उसके बाद एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, जहाँ पे लैंग्वेज की या तो एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है, या रिसेप्टिव, मतलब वो उसको रिसीव ही नहीं करते, उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से या उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होने की वजह से वो जो स्पीच सिग्नल्स हैं उनको रिसीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं जिनकी मेंटली वो लोग ठीक नहीं हैं तो वो भी नहीं बोलते, उनमें भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक, जिसमें बच्चे नहीं बोलते या जिसको भी लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी साथ साथ आते हैं, मतलब पर्टिकुलरली वो उनकी स्पीच को अफेक्ट करता है। उसके बाद स्टटरिंग है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटिज़म इज़ नॉट डेवलपमेंटल, इट्स एंटी सोशल बिहेवियर. For example, cleft lip and palate, this is developmental. Aphasia is acquired, and learning disorders may be acquired or may be developmental, ठीक है। intellectual disability may be acquired or may be developmental, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के। अब ठीक है, ये हो गए कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। अब साइकोलॉजिस्ट इनको असेस कैसे करते हैं जिनमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का काम है असेसमेंट करना और इनकी मैनेजमेंट करना। तो असेसमेंट के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे हर प्रॉब्लम के असेसमेंट के मेथड्स होते हैं। जैसे आप लोगों का ऑडियोलॉजी है,
अब अगर आप ऑडियोलॉजी, अगर आप हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट्स को देखते हैं तो आपका जो असेसमेंट का मेथड है वो यही है कि सबसे पहले आप हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। यू टेक हिस्ट्री, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड हियरिंग। उसके बाद आप उनकी ऑटोस्कोपी करते हैं, आप देखते हैं उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, कैनाल को ऑब्जर्व करते हैं। देन यू गो फॉर पीटीए, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड देन यू परफॉर्म पीटीए, फिर आप रिजल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के असेसमेंट मेथड्स है। इसी तरह कोई और प्रॉब्लम होगा, कोई और प्रॉब्लम होगा, आई डोंट नो, कोई और प्रॉब्लम है जैसे विजन है। विजन जैसे आप अपनी आँखों के चेकअप के लिए जाते हैं, आपको लगता है आपके नज़र में कोई प्रॉब्लम है, आपको सही से नज़र नहीं आता। दे हैव डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स। आई थिंक वो सबसे पहले वो भी हिस्ट्री लेंगे एंड देन जो भी उनकी टेक्निक्स हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी तरह साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट्स हैं इनके भी अपने टेक्निक्स होते हैं। इनके टेक्निक्स कुछ इस तरह होते हैं। वो सबसे पहले उनकी टेक्निक्स ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले वो ऑब्ज़र्व करते हैं, देन दे टेक क्लिनिकल इंटरव्यू और केस हिस्ट्री देखते हैं, फिर स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट करते हैं फॉर साइकोलॉजिकल डोमेन्स। इसका मतलब ये है कि वो देखते हैं, उन बच्चों को स्क्रीन करते हैं या उस इंडिविजुअल को स्क्रीन करते हैं, उसके असेसमेंट के बाद देखते हैं कि कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में फ़िट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन में बेसिकली जो बच्चा है या जो इंडिविजुअल है जिसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको क्लियरली ऑब्ज़र्व करते हैं, थॉरली ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बिहेवियर्स को, उसके जेस्चर्स को। अगर वो बच्चा है तो उसका प्ले बिहेवियर देखते हैं, उसको इवन अगर बच्चे हैं तो उसको बच्चों के साथ भी रख के देखा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि क्या इसको प्रॉब्लम है भी या नहीं। ठीक है, या ये नॉर्मल है, जस्ट डिफरेंट है थोड़ा सा दूसरे बच्चों से, या इसको है प्रॉब्लम, तो ये कौन सा प्रॉब्लम है। साथ साथ ऑब्जर्वेशन से भी काफ़ी जो एक्सपीरियंस जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको प्रॉब्लम की सेवेरिटी का भी पता चल जाता है कि प्रॉब्लम माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये प्रॉब्लम मैनेजेबल है, इसको मैनेज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जितनी डीप ऑब्जर्वेशन होगी इतनी ज़्यादा बच्चों के प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज आएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री लिया जाता है। केस हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर आप के पास आप हियरिंग इम्पेयर्ड को आप रिसीव करते हैं क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, तो आपके क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। ठीक है, आप उससे मोस्टली हियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसके कान में पेन है या उसके कान से पस आता है, उसको प्रॉब्लम कब से है, वो शोर में काम करता है या उसको कोई इंजरी हो गई है या वो कोई मेडिसिन यूज़ करता है। ठीक है, तो इसी तरह हर प्रॉब्लम के अपने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ बच्चा है उनसे दुनिया के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दे आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं कि प्रॉब्लम एक्वायर्ड है या डेवलपमेंटल है, इसके कॉजेस पूछते हैं, उसे पूछते हैं कि फैमिली में भी है, मतलब फैमिली रिलेटेड जेनेटिक तो नहीं है। ठीक है, जो केस हिस्ट्री है वो ये इंडिविजुअल जो है उससे डायरेक्ट पूछा जाता है अगर वो एडल्ट है। ठीक है, या अगर बच्चा है तो जाहिर सी बात है बच्चा तो नहीं रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। केस हिस्ट्री के बाद फिर उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बच्चों की डिफरेंट असेसमेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑटिस्टिक कोई बच्चा है तो उसकी असेसमेंट डिफरेंट तरीके से होगी। जिसको क्लेफ्ट है
उसको डिफरेंट तरीके से होगी। जिसको मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी डिफरेंट होगी। उसी तरह अगर हम हियरिंग इम्पेयरमेंट को देखें, क्योंकि हमने टॉपिक में ही कहा है कि हम इसमें स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स को देखेंगे, मतलब हम इसको ऑडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से फोकस करेंगे। तो जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट डिफरेंट होती है। उसको डिफरेंट तरीके से उस प्रॉब्लम को असेस किया जाता है, मतलब उस प्रॉब्लम को मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि किस डोमेन में फॉल कर रहा है। साइकोलॉजिकल डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, तो वो देखा उसको कौन से डोमेन में रखा जाए और इसके लिए क्या टेक्निक अप्लाई किया जाए इसकी मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। ये एक चार्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लैंग्वेज के डेवलपमेंटल स्टेजेस देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस आते हैं जहाँ पर लैंग्वेज डेवलप होती है, मीन्स कितनी डेवलप होती है। द स्टेज इज़ एक्चुअली एक एज रेंज है जहाँ पर हम देखेंगे कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट के प्रोसेसेस, ठीक है। ये जो चार्ट है ना, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, सिंस आई सेड इट बिफोर। इसी चार्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि लैंग्वेज डिले हुई है या फिर लैंग्वेज फॉर्म नहीं हुई है या लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। इसी चार्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि बच्चे को रिसेप्शन में प्रॉब्लम है या लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। इस चार्ट में हम 3 चीज़ें देखेंगे: एवरेज एज, रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एबिलिटी। एवरेज एज मतलब सिंपली एज के स्टेजेस, एज के रेंजेस। रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटी का मतलब ये है कि रिसेप्शन एबिलिटी मीन्स के आप मुझे बुलाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड देन आई टर्न टू यू टू टॉक व्हेरेवर यू आर हियर फॉर, ठीक है। तो ये है रिसेप्शन। एंड एक्सप्रेशन, इसके एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल आप मुझे बुलाते हैं, मैंने समझिए, मैंने टर्न किया, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में मैं क्या करूँगी, मैं आपको जवाब दूँगी। दैट इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एबिलिटी, ठीक है। इस चार्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले, पर्टिकुलरली अगर हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें या हम लैंग्वेज की पर्सपेक्टिव से देखें या हम ऑडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, किसी भी चीज़ का नॉर्मल के बारे में हमें नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। क्यों? जब तक हमें नॉर्मल का पता नहीं होगा तो हम एबनॉर्मलिटी को जज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एबनॉर्मलिटी या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के में जो भी अगर कोई ख़राबी है तो आप तब तक उसको क्या कहते हैं डायग्नोज नहीं कर सकेंगे जब तक आपको नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में आइडिया नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसा होता है, कुछ इंडिकेशंस होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर हम देखते हैं, पर्ली ग्रे कलर होता है, कॉन ऑफ लाइट देखते हैं, ठीक है। अब जब तक आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको ग्रिप है इसके ऊपर, नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, आपको पता है नॉर्मल एग्जैक्टली कैसा होता है। जब आप किसी और इंडिविजुअल का ऑटोस्कोपी करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स देखते हैं, वो नॉर्मल से एलिवेट कर रहा है, तो अब आप फ़ौरन आप समझ जाते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे कोई ख़राबी है। ये इसी तरह। अब इसी तरह जब तक हमें लैंग्वेज के नॉर्मल स्टेजेस का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटी का, उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एबिलिटी का पता नहीं चलेगा, तो हम इसकी एबनॉर्मलिटी कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। सो ये चार्ट जो है ना, ये ग्लोबली ये स्टैंडर्डाइज्ड है। इसी चार्ट के बेसिस पे लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी जजमेंट्स हैं वो की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 to 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, कैन टर्न टू यू व्हेन यू स्पीक। ये इनके रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटी है, ठीक है। वो 3 मंथ्स के जो बच्चा है वो सिग्नल कैच करता है एंड वो समझता भी है, ठीक है, मीन्स के वो लोकलाइज करता है लैंग्वेज को। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एबिलिटी उसकी क्या होती है, स्माइल्स एट यू व्हेन यू कम इन टू वेव, रिपीट्स द सेम साउंड अ लॉट। स्माइल तब करेगा जब वो आपको पसंद करता है, ठीक है। अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो ऑफ कोर्स आपकी आवाज़ सुन के रोना शुरू कर देगा। उसके बाद 4 to 6 मंथ्स में जो रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटी होती है वो होती है रिस्पॉन्स टू हियरिंग ऑन नेम एंड टू द वर्ड नो।
4 to 6 मंथ्स के बच्चे अपना नाम को पहचानते हैं, अपना नाम मतलब कोई बुलाता है उनके नाम से, दे कैन अंडरस्टैंड देयर, दे कैन अंडरस्टैंड देयर नेम, ठीक है। और वर्ड नो मीन्स कि इसकी मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। मतलब कि हर बच्चा ऑलमोस्ट नो की मीनिंग को समझता है, लेकिन स्ट्रेंज कि कोई फॉलो नहीं करता। उसकी जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एबिलिटी होती है वो वोकल प्ले अकर्स लाइक स्पीच, लाइक उसकी बैबलिंग होती है, कुछ बोलता है बड़बड़ाता है अपने लिए, ठीक है, कोशिश करता है बोलने के लिए। उसके बाद 7 to 12 मंथ्स के बच्चे होते हैं, कैन लिसन व्हेन स्पोकन टू, टर्न्स एंड लुक्स एट योर फेस व्हेन कॉल्ड बाय नेम। अगेन ठीक है, 7 to 12 मंथ के बच्चे तो काफ़ी समझदार होते हैं, नॉर्मल बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे जो चार्ट है इसमें मैं नॉर्मल रेंजेस डिफ़ाइन कर रही हूँ, नॉर्मल एबिलिटीज़ डिफ़ाइन कर रही हूँ, बहुत रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के। तो क्या करते हैं, वो अपना नाम भी पहचानते हैं, ठीक है, आपकी तरफ देखते भी हैं, अगर आप बुलाते हैं तो आपकी तरफ आते भी हैं। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेजिंग की एबिलिटी क्या होती है, मैं अटर फर्स्ट वर्ड लाइक जो क्या कहते हैं सिंपल जो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल येस नो, इस तरह के वर्ड्स ये बोल सकते हैं। द साउंड ऑफ बैबलिंग चेंजेस, approximately 25% of utterances are intelligible। कुछ बोलने की कोशिश करते हैं ये भी, ठीक है, कुछ वर्ड्स भी बोलते हैं, कुछ बाकी बातें भी करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बच्चा आपके घर में है, ठीक है, या आपका अपना बच्चा है या आपके घर में किसी का बच्चा है, तो आप इनफैक्ट समझते भी हैं उसकी बातों को, ठीक है। बाहर का कोई बंदा नहीं समझता, लेकिन आप इसके अप्रॉक्सीमेटली 25% तक उसकी अटेंडेंस समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, कैन पॉइंट एट बॉडी पार्ट्स इन द पिक्चर, फॉलो सिंपल कमांड्स लाइक डोंट टच दैट एंड अंडरस्टैंड सिंपल क्वेश्चंस लाइक वेयर इज मॉमी। इनकी जो रिसेप्टिव एबिलिटी होती है कि अगर आप इनको सिखाते हैं घर में कुछ बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल आइज़, नोज़, ईयर्स, ठीक है, वो समझते हैं और पिक्चर में भी देखते हैं तो भी वो पॉइंट करते हैं। या फिर आप अगर उनके साथ फ्रैंक है, वो बच्चा आपके साथ है, घुला मिला हुआ है, अगर आप उससे कहते हैं तो इनफैक्ट वो पॉइंट भी करता है, ठीक है, इस हद तक वो समझना शुरू कर देता है। इसके अलावा सिंपल क्वेश्चंस के अम्मी किधर है, अबू किधर है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी समझना शुरू कर देता है 1 से 2 साल का बच्चा। इसकी इसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एबिलिटी क्या होती है, कैन आस्क 2 word क्वेश्चंस लाइक वेयर बॉल, मतलब पूरा नहीं सेंटेंस बोल सकता, लेकिन इतना बोलता है कि आगे वाला बंदा समझ सकता है कि क्या बोल रहा है ये। और जिसकी अटरेंस मतलब उसकी बातें 26 to 50% इंटेलिजिबल होती है, समझने के काबिल होती है। उसके बाद 2 to 3 years का जो बच्चा है, अंडरस्टैंड 2 stage commands, contrasting concepts or meanings like hot, cold, notice sounds like telephone or doorbell ringing। ये उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटी है। और इसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एबिलिटी है कि उसके वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, वो वर्ड्स सीखता है, सेंटेंसेस भी सीखता है, वर्ड्स के मानी भी समझता है। और 50 to 80% उसकी जो लैंग्वेज है वो इंटेलिजिबल होती है, ठीक है। ये जो बाकी चार्ट है आप रीड करें इसको, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं एंड सिंपल चीज़ें हैं, तो आप खुद रीड करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। 2 to 3 years का बच्चा, देन 3 to 4 years का, 4 to 5, मतलब 5 year का जो बच्चा है वो फ्लुएंटली बोल सकता है। 5 years तक मोस्टली हम इस चार्ट को फोकस करते हैं, 5 years के बच्चों तक देखते हैं, इसके बेसिस पे फिर जज करते हैं कि ये बच्चा अभी तक क्यों नहीं बोल रहा, शायद इसको प्रॉब्लम होगी, एंड अगर उसको प्रॉब्लम है तो हम उस बच्चे को असेसमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट, पर्टिकुलरली जिन इंडिविजुअल्स में होता है उनके लिए साइकोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
जिन बच्चों को या जिन इंडिविजुअल्स को हेयरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं या हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है या उनको हेयरिंग लॉस होता है, तो उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को असेस किया जाता है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को देखा जाता है, ठीक है। साथ साथ उनके साइकोलॉजिकल जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी असेसमेंट होती है। अगर आपने देखा होगा जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, जैसे बच्चों को या इंडिविजुअल्स को जिनको हेयरिंग लॉस होता है, पर्टिकुलरली सीवियर टू प्रोफाउंड, ठीक है, उनके बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बल्कि कुछ का ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगेन बिहेवियर फिर वेरी करता है, माइल्ड टू प्रोफाउंड, इनके भी स्केल्स होते हैं, ठीक है। वो मोस्टली बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, मतलब आपके काबू में नहीं आते मोस्टली बच्चे, स्पेशली अगर आप क्लिनिकल सेटअप्स में जाएं, अगर आपके पास ऐसे बच्चे आए हैं जिनको प्रोफाउंड ये सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, तो इनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है बाकी बच्चों से, ठीक है। इनके लिए कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ होते हैं कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को असेस करने के लिए, जो कि नेक्स्ट टेबल में मेंशन किया मैंने आप लोगों के लिए। ये कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, ये उनके लिए है जिनको स्पीच इम्पेयरमेंट है, पर्टिकुलरली उनकी असेसमेंट के लिए, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले है BKT, टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस। ये 3 to 22 ईयर के लोगों के लिए होता है, मीन्स बच्चों के लिए भी है, एडल्ट्स के लिए भी है, ठीक है। इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस देखते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देखते हैं, बच्चों के भी बहुत, एडल्ट्स के भी, कि उनमें क्या दूसरा क्या उनमें टैलेंट है या क्या आर्ट है या वो क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग, ठीक है। कॉग्निटिव मीन्स के कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का आपको पता होगा, मेंटल जो एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी उनकी मेजरमेंट की जाती है। दूसरा एक टेस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट फॉर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। ये 6 to 89 ईयर्स के लोगों में किया जाता है, बच्चों में भी किया जाता है, अगेन एडल्ट्स में भी किया जाता है और ओल्डर एडल्ट्स में भी किया जाता है, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है, इसमें मेजर किया जाता है लैंग्वेज फ्री मेजर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। इसमें भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मेजर की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद द टेस्ट ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस 3rd एडिशन, ये भी 6 to 89 ईयर्स के लोगों में की जाती है। इसका भी जो गोल है वो है लैंग्वेज फ्री मेजर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी को सिर्फ देखते हैं, लैंग्वेज की इसमें वो नहीं देखते कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है तो ये बस ये किसी चीज़ के लिए लायक नहीं है, नहीं, बल्कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को अलग से मेजर किया जाता है कि उसमें क्या एक्सेलेंस है, वो क्या कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आर्ट में जा सकता है या फिर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, रिलेटेड जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। उसके बाद यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये 5 to 17 ईयर्स के इंडिविजुअल्स में किया जाता है, बच्चों में और एडल्ट्स कह सकते हैं, यंग 17 ईयर्स तक के जो भी हैं, ठीक है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस देखा जाता है एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देखी जाती हैं ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। उसके बाद आते हैं एफेजिया। एफेजिया स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता है ये ब्रेन में इंजरी की वजह से या स्ट्रोक की वजह से या ट्यूमर की वजह से, ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली ब्रेन में वो पार्ट डैमेज करे जो स्पीच की रिसेप्शन एंड स्पीच की एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे ब्रेन में है ब्रोकस एरिया एंड वर्निक्स एरिया, ठीक है। यहाँ पर किसी वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से स्पीच की फॉर्मेशन नहीं होती, स्पीच की रिसेप्शन नहीं होती, या तो स्पीच वो जो इंडिविजुअल है या वो स्पीच समझ नहीं सकता या बोल नहीं सकता, हियरिंग उसकी ठीक होती है, ठीक है, लेकिन उसको समझने में या फिर बोलने में प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ एफेजिया। चूँकि एफेजिया ब्रेन रिलेटेड है, ठीक है, तो इसके लिए न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जाती हैं, असेसमेंट की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ टेस्ट हैं,
बॉस्टन डायग्नोस्टिक एफेजिया एग्जामिनेशन 3rd एडिशन एडल्ट्स के लिए है ये मोस्टली। इसमें देखते हैं लैंग्वेज स्किल्स बेस्ड ऑन परसेप्चुअल मॉडलिटीज़, मतलब ऑडिटरी, उसको ऑडिटरी स्टिमुलस दे के देखा जाता है कि इसमें वो परसेप्शन स्किल्स कितनी है, मतलब ये लैंग्वेज को पिक करता है, सिग्नल्स को पिक करता है या नहीं। इसकी विजुअल उसको स्टिमुलस दिया जाता है, उसके थ्रू इसकी लैंग्वेज स्किल्स को मेजर किया जाता है। उसको जेस्टरल स्टिमुलस दिया जाता है, मतलब इशारे वगैरह करके उसकी मेजरमेंट की जाती है कि इसकी लैंग्वेज को समझने की या फिर लैंग्वेज को रिसीव करने की या फिर एक्सप्रेस करने की इसमें एबिलिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद मल्टीलिंगुअल एफेजिया एग्जामिनेशन है, ये 6 to 69 के ईयर्स के लोगों के लिए होती है। इसमें पर्टिकुलरली देखा जाता है एफेजिया की प्रेजेंस, मतलब एफेजिया है या नहीं है, ठीक है, या कोई और बीमारी है। इसके अलावा उसकी अगर एफेजिया है तो उसकी सेवेरिटी देखी जाती है कि माइल्ड है या फिर मॉडरेट है या सीवियर है या प्रोफाउंड है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एफेजिक डिसऑर्डर्स, मतलब उसकी जो रिलेटेड एफेजिया से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स फर्दर होती हैं उनको मेजर किया जाता है। उसके बाद है वेस्टर्न एफेजिया बेटर रिवाइज्ड 18 to 89 ईयर्स के लोगों में की जाती है। इसमें डायग्नोज मॉडरेट टू सेवियर एफेजिया, ठीक है। इसमें सिंपली एफेजिया की डायग्नोसिस होती है, पर्टिकुलरली मॉडरेट टू सेवियर जिनमें एफेजिया होते हैं उनकी डायग्नोसिस के लिए ये असेसमेंट मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद है स्टटरिंग, अगेन स्पीच डिसऑर्डर है। इसमें हेयरिंग ठीक होती है, ठीक है, रिसेप्शन भी ठीक होती है, एक्सप्रेशन भी ठीक होती है, जस्ट स्पीच की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्पीच की मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है। स्टटरिंग में बेसिकली ये होता है कि जो इस प्रॉब्लम को फेस करता है, जिसमें ये प्रॉब्लम है, वो कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है, ठीक है, तब जाके वो वर्ड फॉर्म करता है, मतलब एक ही गो में उससे नहीं हो सकता, वो नहीं बोल सकता, ठीक है, या वो सेंटेंसेस में बड़े बड़े गैप्स लेता है, ठीक है, या वो मोस्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो जो बोलना चाहता है, ठीक है, वो फ्लो नहीं होता उसकी स्पीच में क्रैक्स होती हैं, ब्लॉक्स होती हैं, गैप्स होती हैं, वर्ड की रिपीटिशन होती है। अब जो इंडिविजुअल्स में स्टटरिंग होती है, पर्टिकुलरली जो स्टटर करते हैं, पर्टिकुलरली एडल्ट्स, वो उनमें वो सोशली डिस्टेंस्ड होते हैं, अपने आप को लोगों से डिस्टेंस करते हैं, क्योंकि उनका जो सेल्फ इस्टीम है ना वो बहुत लो होता है, स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होती, एंग्जाइटी होती है, वो उस चीज़ को मतलब एक मेंटल लेवल तक इतना डीप इसको लेते हैं कि वो स्ट्रेस रहते हैं, इस वजह से अपने जो सोशल लाइफ उनकी होती ही नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें बोलने की, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है या फिर उनकी परसेप्शंस नहीं है, बल्कि मोस्टली सोसाइटी में भी ऐसे लोगों के साथ मतलब क्या करते हैं, लोग बुली करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली क्या करती हैं, उस बंदे की सेल्फ एस्टीम को ज़ीरो कर देती हैं। अब स्टटरिंग की असेसमेंट के लिए फिर डिफरेंट टेस्ट हैं, ठीक है। स्टटरिंग की असेसमेंट और एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको साइकोलॉजिस्ट असेस करते हैं डिफरेंट स्केल्स के थ्रू। तो सम ऑफ द स्केल्स आर असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ स्टटरिंग, ठीक है, ये बच्चों के लिए है। वो स्टटरिंग एक्सपीरियंस उसकी मेजर करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस करता है, मतलब उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके स्ट्रगल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री 2, ये एडल्ट्स के लिए है ये टेस्ट, ठीक है। इसमें भी इमोशंस, वो जिसको जो भी स्टटर करता है उसके इमोशंस को मेजर किया जाता है, मोस्टली उसके नेगेटिव इमोशंस को, उसके मूड को, उसके लो मूड स्विंग्स को, उसकी हेल्पलेसनेस को, उसकी होपलेसनेस को, क्योंकि ये जो स्टटर करते हैं ये मोस्टली जो मैंने आपको बताया था कि सोशली बहुत डिस्टेंस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, ज़ीरो सेल्फ एस्टीम, और जो भी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक स्केल है मॉडिफाइड डायरेक्शन स्केल ऑफ कम्युनिकेशन एटीट्यूड्स। इसमें मेजर करते हैं एटीट्यूड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, मतलब वो किस तरह का उसका उस बंदे में एटीट्यूड होता है, वो किस तरह कम्युनिकेट करता भी है या नहीं करता। जब वो करता है तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, गुस्सा होता है या फिर शाय है या फिर बोलता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें मेजर की जाती हैं। उसके बाद है ओवरऑल असेसमेंट ऑफ स्पीकर्स एक्सपीरियंस ऑफ स्टटरिंग, जिसमें ओवरऑल जो भी स्टटरिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मेजर की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका बिहेवियर, उसका जब स्टटर कर रहा है उसका बिहेवियर, उसका कॉग्निटिव रिएक्शंस, उसके फंक्शनल कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़, मतलब कम्युनिकेशन के दौरान उसको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं, उसके दौरान वो क्या फ़ील करता है, वो क्या स्ट्रगल करता है, एंड इम्पैक्ट ऑफ स्टटरिंग ऑन स्पीकर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट कर रही हैं, उसके लाइफ के साथ मतलब क्या कर रही है, क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है उसको। ठीक है, ये रिलेटेड जो भी इसकी इमोशंस हैं वो सारी मतलब एक ही स्केल में स्टडी की जाती है, जिसका नाम है ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द स्पीकर्स एक्सपीरियंस ऑफ स्टटरिंग। इसके बाद है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। ठीक है, हमने देखा क्या 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 स्पीच डिसऑर्डर्स होती हैं, क्या क्या हियरिंग डिसऑर्डर्स होती हैं, ऑल इन ऑल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। इसमें हमने देखा साइकोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले करते हैं, पर्टिकुलरली असेसमेंट करते हैं थ्रू डिफरेंट स्केल्स, थ्रू डिफरेंट मेजरमेंट्स। इसकी असेसमेंट करते हैं। अब उसकी मैनेजमेंट हमने कहा था कि उनकी मैनेजमेंट भी करते हैं जिनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होती हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट के लिए भी एक स्केल होता है। स्केल्स में हम स्केल नहीं कहेंगे, एक स्टैंडर्ड एक वे होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि एक बंदा आया स्टटरिंग के साथ, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो उसको लेके बस जो भी ट्रीटमेंट है उसको ऑफ़र करो कि ये ट्रीटमेंट है, ये आपके फॉलोअप्स हैं, ये आपकी फ़ीस है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले जिस भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ एक इंडिविजुअल या पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, वो सबसे पहले डिज़ीज़ या प्रॉब्लम के नेचर को देखते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, डिज़ीज़ आपने नहीं कहना। ठीक है, आई हैव मिस्टेकनली सेड दैट। तो आपने डिसऑर्डर कहना है। ठीक है, उस डिसऑर्डर के नेचर को देखते हैं कि वो कौन सा डिसऑर्डर है पर्टिकुलरली। ठीक है, क्या डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन ये कॉन्जेनिटल है, एक्वायर्ड है, या बेसिकली है क्या। ठीक है, उसके बाद उस डिसऑर्डर का पता चल जाता है तो उसकी सेवेरिटी लेवल को देखते हैं कि ये माइल्ड लेवल पर है या ये प्रोफाउंड है या मॉडरेट है। ठीक है, उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद एज को देखा जाता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, वो बच्चा है या फिर एडल्ट है या फिर ओल्डर एडल्ट है, और उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट भी देखा जाता है। ठीक है, एज देखना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो अर्ली एज पे ठीक हो सकती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो लेटर इन लाइफ वो नहीं ठीक हो सकती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रॉब्लम माइल्ड या फिर मॉडरेट लेवल पर आप उसको टैकल कर सकते हैं। जब उसकी सेवेरिटी बढ़ जाती है, वो मॉडरेट लेवल पर चला जाता है, सेवियर लेवल पर चला जाता है, या वो प्रोफाउंड लेवल पर चला जाता है, तो आपको भी टैकल करने में प्रॉब्लम होती है, और दूसरे जो भी कंसर्न्ड जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी प्रॉब्लम को टैकल करने में मतलब परेशानियाँ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑटिस्टिक बच्चा है। ठीक है, अगर वो माइल्ड लेवल पर है सॉरी अगर वो माइल्ड लेवल पर है या अगर वो मॉडरेट लेवल पर है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसकी वो मैनेज किया जाए, उसकी ऑटिज़म को मैनेज किया जाए। लेकिन अगर वो प्रोफाउंड लेवल पर है तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बच्चा है जिसको जिसको इस तरह कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, 3 साल का है, 2 साल का है, तो उसको भी मैनेज करना इजी है, एज़ कम्पेयर टू कोई है जो 20, 25 या 30 साल का है, उसको मैनेज करना
मुश्किल है, बल्कि मोस्टली केसेस में पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, ठीक है। साथ साथ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा जाता है पेशेंट का, क्योंकि ये जो होते हैं ना मैनेजमेंट टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट टेक्निक्स या रिहैबिलिटेटिव मैनेजमेंट टेक्निक्स, इनके लिए बार 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 फॉलो अप्स होती हैं, बार बार जाना पड़ता है, बार बार सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं, और ई सेशन उसके चार्जेस होते हैं और अफोर्डेबिलिटी रेंज में मोस्टली नहीं आते, एक्सपेंसिव होते हैं इनके प्रोग्राम्स, तो उन चीज़ों को भी देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल सिचुएशंस देखी जाती हैं उस इंडिविजुअल के वो उसकी फैमिली कैसी है, वो रहते कैसे हैं, मतलब कि कम्युनिकेट सपोर्टिव हैं, कि उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं। उसके अलावा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेशेंट एंड क्लिनिशियन, ठीक है। अ, ये जो फोर्थ फैक्टर है, इसमें देखा जाता है कि पेशेंट की विलिंगनेस है, पेशेंट डिटर्मिंड है कि वो ये ट्रीटमेंट लेना चाहता है, ये मैनेजमेंट स्कीम लेना चाहता है, क्लिनिशियन कि ये क्लिनिशियन डिटर्मिंड है कि वो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए डेडिकेटेड होकर करेगा, इसकी मैनेजमेंट के लिए काम करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट से पहले या फिर मैनेजमेंट के लिए कंसिडर की जाती हैं। इसके बाद है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स फॉर एडल्ट, ठीक है। अब हम एडल्ट को देखते हैं कि एडल्ट में देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट किस तरह एडल्ट के जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट का सबसे पहला और बेसिक और बेस लाइन पे जो इनका अप्रोच है, काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपको याद होगा हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, साइकोलॉजी की हिस्ट्री में सिगमंड टॉक थेरेपी, ठीक है। दिस इज़ जस्ट टॉक थेरेपी, नाम इसका चेंज हो गया है काउंसलिंग, ठीक है, और डिफरेंट इसको नाम से करते हैं। काउंसलिंग में मोस्टली पेशेंट के साथ बोला जाता है, ठीक है। उसको लाइक अगर कोई स्टटर कर रहा है, वो स्टटरिंग के प्रॉब्लम के साथ आया है या वो किसी और प्रॉब्लम के साथ आया है, ठीक है, और वो मेंटल उसकी मेंटल हेल्थ डिसरप्टेड है, ठीक है, तो उसके साथ उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसके साथ बातें किया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसके साथ बोला जाता है कि उसके जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं उसको शिफ्ट करें, उसके जो उसने अपना एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बनाया, जो वो खुद को अपने आप को हर्ट कर रहा है, अपनी इमोशंस को खुद ही हर्ट कर रहा है, ठीक है, उनको शिफ्ट करें, उनको चेंज करें, इस टेक्निक के साथ बोलें, इस टेक्निक के साथ उसकी काउंसलिंग करें कि उसकी फीलिंग्स जो है ना उनको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। Counseling helps them to overcome the negative attitudes and motivate them to adhere to the necessary treatment, ठीक है। इसके अलावा काउंसलिंग से ही उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि वो अपने नेगेटिव एटीट्यूड्स जो है वो रिप्लेस करे, ठीक है, और जो ट्रीटमेंट उसके लिए जो मैकेनिज़्म है या जो ट्रीटमेंट स्कीम उसके लिए ऑफ़र किया जाए उसके साथ स्टिक रहे, ठीक है। एक दो सेशंस लेके गायब ना हो, एक दो सेशंस लेके वो गिव अप ना करें कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, वो होपलेसनेस ना दिखाए, बल्कि उसके साथ स्टिक रहे। इस तरह की उसकी काउंसलिंग होती है इंडिविजुअल की। दूसरा ग्रुप काउंसलिंग प्रोग्राम होता है एडल्ट के लिए, उसके जो पीयर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। उनको समझाया जाता है, उनको भी बताया जाता है कि ये जो डिसऑर्डर है ये इसका नेचर ये है, इसके इसके इम्पैक्ट्स ये हैं, तो इसको आपने टैकल कैसे करना है। वो जो आपका फैमिली मेम्बर है वो या फिर जो आपका फ्रेंड है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो आपने उसके साथ क्या एटीट्यूड रखना है, उसके साथ किस तरह चलना है, चलना मीन्स कि उसके साथ किस तरह आपने इंटरेक्शन रखनी है, किस तरह के एटीट्यूड्स रखने हैं। तो ये ग्रुप काउंसलिंग प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज़ें कवर होती हैं। उसके बाद बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चों में मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। तो बच्चों में थोड़ा सा एक्सटेंडेड प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर थेरेपी की जाती है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर थेरेपी इज़ द सेम थिंग, यू कैन ईदर से बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। उसके बाद प्ले थेरेपी होती है, उसके बाद फैमिली थेरेपी होती है।
बिहेवियर थेरेपी का जो गोल है, ये थेरेप्यूटिक अप्रोच है। इसका मकसद ये है कि जिस बच्चे में अनडिज़ायर्ड बिहेवियर्स हैं, नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स नहीं हैं, उनको चेंज करें, ठीक है, उसको उसको शिफ्ट करें। सिंपल एज दैट। अब ये कैसे करते हैं? बच्चों के बिहेवियर्स, बच्चों के नेगेटिव बिहेवियर्स या फिर नेगेटिव एटीट्यूड्स को शिफ्ट कैसे करते हैं? इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, फ्लडिंग, एवर्जन थेरेपी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि एक बच्चे ने एक डिज़ायरेबल, आपने इसको सिखाया, ठीक है, एक डिज़ायरेबल उसने एक आप उसको सिखाने के बाद उसने वो जो उसका बिहेवियर था, जो फिर उसकी वो एक्ट उसने परफॉर्म किया, ठीक है, और आप उसके बदले में उसको रिवॉर्ड करते हैं, कोई ये कैंडी देते हैं या कोई चॉकलेट देते हैं, या जिस तरीके से भी उसको रीइंफोर्स करते हैं ताकि उसमें वो इंकरेजमेंट आती है या फिर वो खुश होकर बार बार वो अच्छे बिहेवियर्स को रिपीट करता है, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि उसने एक वो बिहेवियर, एक नेगेटिव बिहेवियर उसने किया जो डिज़ायरेबल नहीं है, तो आप उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स करते हैं। मतलब उसके साथ उसको लाइक जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खा रहा है बच्चा, ठीक है, और वो खाना फेंक रहा है, ठीक है, वो डिज़ायरेबल नहीं है वो बिहेवियर, तो आप उसको करते हैं, पिंच करते हैं, मतलब नेगेटिवली उसको रीइंफोर्स करते हैं, उसके मतलब थोड़ा सा ये पनिशमेंट वे में आता है, ठीक है। उसको पिंच करते हैं या उसको, ठीक है, या उससे खाना उठाते हैं, उसको खाना नहीं देते, ठीक है, फिर वो समझ जाता है कि अगर मैं ये बिहेवियर दोबारा रिपीट करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट पनिशमेंट भी दी जाती थी, लेकिन अब इसको इतना नहीं करते, इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। पनिशमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भी दी गई होगी स्कूल्स में, जब आप होमवर्क नहीं करते थे तो आपकी टीचर आपको मारती होंगी फिर नेक्स्ट टाइम कि आप नहीं बोलते वो होमवर्क, ठीक है। इसी तरह इन बच्चों को भी मतलब ये नहीं कि सेवियर पनिशमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है, पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, मारना पीटना पनिशमेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है फ्लडिंग एंड एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में ये करते हैं कि किसी बच्चे को कोई फ़ियर है, ठीक है, या वो नहीं करता वो काम, उसको कोई खौफ है, कोई फ़ोबिया है, तो क्या करते हैं वो उसे फ़ियर को उसके साथ मतलब उसे फ़ियर को मतलब उसको पुश करते हैं कि जाओ ये चीज़ फेस कर लो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सांप से डर लगता है, ठीक है। अब एवर्जन थेरेपी में आपके साथ क्या करेंगे, आपको सांप पकड़ाएंगे 10 मिनट के लिए कि इसको पकड़ो, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका डर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह किसी किसी को ये जो होते हैं हाइट से डर लगता है, ठीक है, फिर ऐसे लोगों को हाइट पर लेकर जाते हैं एंड कहते हैं कि उसको वहाँ पर बिठाते हैं, बेशक वो चीखे चलाए, ताकि उसमें वो आ जाए, वो इंकरेजमेंट आ जाए कि कुछ भी नहीं है, जस्ट अ फियर, मतलब ये है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बिहेवियर्स चेंज होते हैं। उसके बाद है प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी बच्चों के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टॉयज़ देते हैं, बच्चे के आगे रखते हैं और उन टॉयज़ के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है, या उसमें अगर कोई नेगेटिव इमोशंस हैं तो वो उसी पर गुस्सा निकालता है, ठीक है, और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है प्ले थेरेपी के थ्रू। इसके अलावा साथ साथ वो प्रॉब्लम्स को टैकल भी करता है, ठीक है। उसके बाद है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फैमिली थेरेपी में ये होता है कि पूरे फैमिली मेम्बर्स को बिठाया जाता है, ठीक है, और जो भी फैमिली में जो भी या फिर क्लोज जो रिलेटिव्स हैं जिनका आना जाना रहता है उनको भी बिठाया जाता है, ठीक है। ये मोस्टली उन फैमिलीज़ के लिए होता है जिनमें एक प्रॉब्लम की वजह से सारी फैमिली अफेक्ट हुई हुई है, सारी फैमिली डिप्रेशन में है, सारी फैमिली का मेंटल स्टेटस ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है।
उन फैमिलीज़ को लेकर आते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, और उनको उस प्रॉब्लम को टैकल करने के तरीके सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैमिली में अगर कोई बच्चा है जिसको जिसको प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोफाउंड लेवल का कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, ठीक है, और उसकी आदतें बहुत ही ज़्यादा अनडिज़ायरेबल हैं, मतलब वो बहुत एंटी सोशल है, बहुत ही गुस्सा करता है, बहुत इरिटेट होता है, और वो नहीं देखता, मतलब मारता है, मतलब जो उसके जी में आया करता है, ठीक है। अब उस एटीट्यूड की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, भाभियाँ डिस्टर्ब है, भाई डिस्टर्ब है, दादी डिस्टर्ब है, ठीक है, सारे डिस्टर्ब बैठे हुए हैं, डिप्रेशन में गए, मतलब ये पॉइंट तक पहुँच गए। अब ऐसे फैमिली के साथ क्या करते हैं, फैमिली को बिठाते हैं, ठीक है, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको डिजीज़ के नेचर समझाते हैं, प्रॉब्लम का नेचर समझाते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, इसको टैकल कैसे करना है, मतलब उनको उसको टैकल करने के मेथड सिखाते हैं। ये सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टटरिंग। ये बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, ये स्टटरिंग के लिए है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को मेरा अलग से स्लाइड में मेंशन करने का ये मकसद है कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो साइकोलॉजिकल जो भी इनका फील्ड है ना, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है साइकोथेरेपी के लिए, ठीक है। CBT में बेसिकली क्या करते हैं कि जिसको भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, जो नेगेटिव इमोशन से डील कर रहा है, जिसने नेगेटिव सेल्फ इमेज बनाया हुआ है, जो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहा, जो स्ट्रेस में है, ठीक है, तो उसकी हेल्प करते हैं कि वो जो इमोशंस हैं वो चेंज करें, उसको उसको हेल्प करते हैं कि वो एक पॉजिटिव इमेज लाए, पॉजिटिव फीलिंग्स ले आए, ठीक है। ये एक एजुकेटेड अप्रोच है, टाइम लिमिटेड अप्रोच होता है, गोल पर्टिकुलरली इसमें गोल सेट किया जाता है कि हाँ इस महीने में वी विल डू इट, ठीक है, मतलब टाइम लिमिटेड है, और इसमें इंडिविजुअल पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, सीरियसली डिटरमाइंड होकर। तो ये एक बहुत बड़ा अप्रोच है साइकोलॉजिकल फील्ड के अंदर, मतलब सबसे मेजर थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। Same, it is structured, focused on specific problems, time limited and educative, encouraging individuals to understand their difficulties better, ठीक है। उसकी हेल्प करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स है वो उसको देखे, मतलब वो एग्जैक्टली है क्या प्रॉब्लम, फिर उससे इंडिविजुअल की इस तरह हेल्प करते हैं कि वो प्रॉब्लम खुद टैकल करे, अपने लिए वेज निकाले कि वो प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, किस वे से टैकल करना है उस प्रॉब्लम को। मतलब सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम वाकई इतना बड़ा है जितना उसने समझा हुआ है, या वो प्रॉब्लम है ही नहीं, इट्स जस्ट दैट वो प्रॉब्लम उसके जहन में है, उसने एक बनाया हुआ है, एक परसेप्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये टोटली ये फीलिंग को चेंज करने के लिए, इमोशंस को चेंज करने के लिए ये थेरेपी बनाई गई है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगेन, अगर आपको कोई समझ नहीं आया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।